Hello, dear aspirants. Welcome back to NurtureNet, your one-stop destination for everything you need to crack UGC Net Home Science. I'm back with another video, and today we are going to discuss about research hypothesis. ये last topic बचा है हमारा, जो कि 4th यूनिट का है, और अब हम 5th यूनिट पर जाएंगे, स्टार्ट करेंगे जल्दी से जल्दी. आई होप आपको 4th यूनिट पूरा क्लियर है, सब कुछ आपको समझ आया होगा. ओके. ऑल्सो मैं रेगुलर अनाउंसमेंट्स करती आ रही हूँ कि आई एम स्टार्टिंग माई क्लासेस फ्रॉम 15th of January. ये क्लासेस जो होंगी ऑनलाइन होंगी, फेस टू फेस होंगी, सो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड. आपके डाउट्स भी साइड बाय साइड क्लियर होते जाएंगे. डिटेल में हम पढ़ाई करेंगे, सारी यूनिट्स कवर करेंगे, पूरा सिलेबस कवर करेंगे. एंड PYQ एनालिसिस मिलेगा आपको, टेस्ट सीरीज़ मिलेगा आपको, मॉक टेस्ट सीरीज़ हमारी पर्सनल मेरी खुद बनाई हुई मॉक टेस्ट सीरीज़, और पूरे नोट्स आपको मिलेंगे, है ना. तो अभी भी टाइम है, ज़्यादा टाइम गया नहीं है. 15th of January 2 दिन पहले गया है ना, 2 दिन ही हुआ है. आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कीजिए. मैं आपको फर्दर डिटेल्स, आपको मुझसे कुछ पूछना चाहते तो मैं आपके साथ शेयर करूँ. ओके. सो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. तो अभी तक हमने लास्ट 3 जो हमने यूनिट्स पढ़े हैं, उसके लास्ट टॉपिक हमने देखा कि इट इज़ रिलेटेड टू रिसर्च. ठीक है. रिसर्च मेथडोलॉजी क्या होती है आपने देखा, रिसर्च डिज़ाइन कैसे बनती है हमने देखा, इम्पॉर्टेंस क्या है, स्कोप क्या है, ये हमने देखा. ठीक है. अब हाइपोथेसिस क्या होता है. हाइपोथेसिस इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इम्पॉर्टेंट एक कोर है, कह सकते हैं एक रिसर्च का, क्योंकि हाइपोथेसिस से हमें एक पाथ मिल जाता है, समझ में आ जाता है कि किस वे में हमें काम करना है. ठीक है. तो हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव टेस्टेबल स्टेटमेंट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर वेरिएबल्स. मतलब आप 2 वेरिएबल्स के बीच का जो आप रिलेशनशिप टेस्ट कर रहे हैं, उसका आपने एक स्टेटमेंट में आंसर निकाला है. ठीक है. अब ये सिर्फ एक गेस नहीं होता है, ये एक लॉजिकल अजम्पशन होता है. ठीक है. या थ्योरी, ऑब्जर्वेशन, प्रायर रिसर्च पर बेस होता है. एक आपने लॉजिकल असम्पशन लगाया. अभी तक आपकी रिसर्च जो है वो ख़त्म नहीं हुआ, आपने टेस्ट नहीं किया है अभी. ठीक है. बट आप अजम्पशन लगा सकते हैं कि अगर मैं ये स्टडी करूँगा तो इसका रिजल्ट शायद मुझे ऐसा मिले, है ना. तो दिस इज़ अ लॉजिकल अजम्पशन. एक फालतू सा गैस नहीं होता है, बट लग रहा है कि हाँ ये आना चाहिए. एग्जाम्पल, स्टूडेंट्स हु स्टडी रेगुलरली परफॉर्म बेटर इन एग्जामिनेशन. ये एक हाइपोथेसिस हो सकता है, बिल्कुल. बिकॉज अगर जो बच्चे रेगुलर पढ़ते हैं वो अपने एग्जामिनेशन में बेटर परफॉर्म कर पाते हैं और अच्छा रिजल्ट निकाल के ला पाते हैं, है ना. तो यहाँ पर आप 2 वेरिएबल्स क्या समझो, 2 वेरिएबल्स क्या हो गए यहाँ पर. एक तो ये कि स्टूडेंट जो रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट की रेगुलर स्टडी और उनके परफॉर्मेंस पर, ये 2 वेरिएबल्स हो गए हैं. ठीक है. तो इसके ऊपर स्टडी होता है. अब ये जो है हाइपोथेसिस क्या है, एक स्टेटमेंट है, लॉजिकल अजम्पशन स्टेटमेंट है. ओके. अब कॉन्सेप्ट क्या कहता है हाइपोथेसिस का, टेस्टिंग हाइपोथेसिस का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आपने हाइपोथेसिस तो बना लिया, आपने एक अजम्पशन बना लिया. ठीक है. तो अब उस राह पे चलने के लिए, उस पाथ पे चलने के लिए हमको एक स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर मिल जाता है. ठीक है. हमें पता चलता है कि इस बात को प्रूफ करने के लिए हमारे पास में इनफ एविडेंस है या नहीं है इन अ सैंपल ऑफ डाटा टू सपोर्ट और रिजेक्ट अ गिवन हाइपोथेसिस, है ना. आप पता लगाने की कोशिश करोगे, आप इस वे में ही अब आप काम करोगे, उस वे में ही आप पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा या सपोर्ट होगा या एक्सेप्ट होगा, ये सही है या नहीं है. इसके बेसिस पर अब हम प्रूफ जुटाना स्टार्ट करते हैं. ठीक है. यही है कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग का. आप एक की आइडिया से इसको याद कर सकते हैं. इट हेल्प्स रिसर्चर डिटरमाइन वेदर ऑब्जर्व्ड रिजल्ट आर ड्यू टू चांस और रिफ्लेक्ट रियल इफेक्ट्स. रिसर्चर इससे डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो रिजल्ट हमारा निकल के आया है वो बाय चांस निकल गया है या रियल इवेंट से रिफ्लेक्ट किया है. मतलब जो प्रूफ है उसको सपोर्ट करके सही रिजल्ट निकल के आया है, या फिर कोई एरर हो सकता है, बाय चांस ये आ गया है. ठीक है. अब हाइपोथेसिस की स्टेप्स क्या होती हैं टेस्टिंग की. ठीक है. हाइपोथेसिस आपने रख दिया, आपने फॉर्मुलेट कर दिया. ठीक है. अब फॉर्मुलेट कैसे होता है हाइपोथेसिस, 2 तरीके से होता है. एक तो नल हाइपोथेसिस होता है और दूसरा अपने आप हो जाता है, अलग कुछ करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है. तो नल हाइपोथेसिस वो होता है जो आपने अजम्पशन रखा है, आपने जो एक स्टेटमेंट डाल दिया अपने अजम्पशन से कि मेरी जो स्टडी है उसका हाइपोथेसिस ये है कि जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ाई करेंगे, अपनी पढ़ाई में टाइम देंगे, उतना अच्छा वो परफॉर्म करेंगे. ठीक है.
तो ये आपका हाइपोथेसिस हो गया। वहीं उसका उल्टा अगर हो जाता तो वो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाता है। ठीक है, अब उसका उल्टा क्या कि मान लो जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स अपने स्टडी में टाइम नहीं देंगे उतना अच्छा वो परफॉर्म करेंगे। ठीक है, या जितना कम टाइम वो देंगे उतना अच्छा वो परफॉर्म करेंगे, या फिर जितना अच्छा वो पढ़ाई करेंगे उतना बुरा वो अपने एग्जाम में परफॉर्म करेंगे, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस इज एक्चुअली टोटल उल्टा। ठीक है, उसका उल्टा होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब ये दो हाइपोथेसिस जो है वो अपने आप फॉर्मुलेट हो जाते हैं। आपने नल बनाया, ऑल्टरनेटिव अपने आप आ गया। तो अब जो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा टेस्टिंग के बाद में वो इन दोनों में से कोई एक आएगा, है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रख के चलो कि फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस कैसे होता है। आपने नल हाइपोथेसिस बनाया विच इज रिप्रेजेंटेड एज HO, एक्चुअली इट्स H0 नॉट O। ठीक है, ये जीरो छोटा होता है, इसको ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, ये H और ये 0 ऐसे छोटा लिखा जाता है यहाँ पर, अंडरस्टूड। और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस कैसा होता है, H1, ये H, ये हमने बनाया H और ये 1 छोटा सा ऐसे कोने में आ जाता है। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है, ये आप ध्यान में रखिएगा। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यानी कि जो आप टेस्टिंग करने के बाद आपकी जो वैल्यू निकल के आ रही है। अगर मान लीजिए कोई ऐसा टेस्ट है जिसमें हम पैरामीटर्स पर बात करते हैं, जिसमें हम नंबर्स पर बात करते हैं। ठीक है, नंबर्स पर अगर हमने बात करा है, टेस्ट करा है, डाटा आपने निकाला है और आपने उसमें कुछ इस तरीके का टेस्ट लगाया है जैसे कि Z टेस्ट या T टेस्ट लगाया है, तो वैल्यूज़ निकल के आती हैं। अब अल्फ़ा यानी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का मतलब है कि आपका जो टेस्ट का आंसर है वो नल हाइपोथेसिस से कितना पास है। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस समझ रहे हैं, सिग्निफिकेंस मतलब वो उससे कितना सिग्निफाई करता है, उससे कितना मिलता जुलता है। ठीक है, तो कॉमन वैल्यूज क्या होती है इसकी, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहलाता है, इज इक्वल टू 0.05 और 0.01। तो इस बीच में आपकी वैल्यू आनी चाहिए। आप कोई भी टेस्ट करो, अगर इस बीच आपकी वैल्यू आ रही है तो नल हाइपोथेसिस ट्रू हो जाता है। ठीक है, मतलब आपने जो हाइपोथेसिस डाला है वो सही है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है भाई, अगर इसके आगे आया 0.25 आया, 0.75 आया, 1 पॉइंट कुछ कुछ आया, तो यहाँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत लो चला जाता है और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपने आप सिलेक्ट हो जाता है, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब आगे हम और समझेंगे इसको कि कैसे टेस्ट होते हैं, क्या होते हैं, है ना। अप्रोप्रिएट टेस्ट कौन सा होता है वो मैं आपको बताऊंगी। अभी आप ये इसको बस इतना समझो कि टेस्ट कौन कौन से होते हैं। T टेस्ट होता है, Z टेस्ट होता है, काई स्क्वायर टेस्ट होता है। ये वाला जो टेस्ट है इसको काई स्क्वायर टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अनोवा टेस्ट होता है, एटसेट्रा, और भी बहुत सारे होते हैं। फिर कंप्यूट होता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। टेस्ट के स्टैटिस्टिक्स को कंप्यूट किया जाता है, क्योंकि कई ज़रूरी नहीं है कि आपने एक बार टेस्ट किया और आपको सही एक्यूरेट आंसर मिल गया। 3 बार भी करना पड़ता है, बहुत बार करना पड़ता है, तब जाकर के एक्यूरेट आंसर मिलता है। ठीक है, तो अप्रोप्रिएट टेस्ट आपके जो भी आपने रिसर्च आप कर रहे हैं, जो हाइपोथेसिस है आपका, उसके लिए सबसे अप्रोप्रिएट टेस्ट कौन सा होता है ये आपको पता करना है और फिर उस टेस्ट के अकॉर्डिंग आपको उसके स्टैटिस्टिक्स को कंप्यूट करना है। ठीक है, फिर डिसीजन निकल के आएगा कि जो हमारा नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करना है या उसको एक्सेप्ट करना है। रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस इफ पी वैल्यू इज ग्रेटर, सॉरी, लोअर देन अल्फा। ठीक है, अगर आपकी पी वैल्यू जो है यानी कि ये जो आपने टेस्ट लगाया है वो अल्फा से कम है तो हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, अगर इसके आसपास है 0.05 से 0.1 है तो ये एक्सेप्ट हो जाता है। आया समझ में, कंक्लूजन निकल के आता है फिर कि एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है नल हाइपोथेसिस को, या आप कंक्लूजन में डाल देते हैं। तो बहुत ही आप देखो कि काफ़ी अच्छी स्टेप्स जो है इसमें, बहुत सिग्निफिकेंट स्टेप्स हैं। पहले आपने हाइपोथेसिस जो है उसको फॉर्मुलेट किया, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस अपने आप आपके पास में आ गया, आपने नल में अपना डाल दिया और ऑल्टरनेटिव में अपना आपने उल्टा करके उसको लिख दिया। ठीक है, फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस सिलेक्ट करना है ना, चूज करना है अप्रोप्रिएट टेस्ट कौन सा है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को कंप्यूट करना है, डिसीजन निकल के आएगा कि पी वैल्यू जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से ऊपर है या नीचे है। अगर बहुत नीचे है तो रिजेक्ट हो जाएगा, और बहुत ऊपर भी है तो भी रिजेक्ट हो सकता है। कंक्लूजन एक्सेप्ट करना है हाइपोथेसिस को, नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, वो आ जाता है। ठीक है, अब इसमें एरर भी आते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पहले थोड़ा सा टेस्ट के बारे में समझो।
ठीक है, कौन कौन से टेस्ट होते हैं। टी टेस्ट यूज्ड फॉर जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू सैम्पल्स। ठीक है, अब यहाँ पर टी टेस्ट कहाँ काम आता है, यहाँ पर होता है सिग्निफिकेंस ऑफ लेवल चेक किया जाता है, जजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंट बिटवीन द मीन्स ऑफ टू सैम्पल्स। दो सैम्पल्स के बीच में सिग्निफिकेंस अगर टेस्ट करना हो, ठीक है, तो टी टेस्ट होता है ना। अब यहाँ पर सेवरल स्टैटिस्टिकल मेजर्स हो, पर्टिकुलरली द मीन, जब सैंपल बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, टेस्ट जो आपका मेजरमेंट होता है स्टैटिस्टिकल टेस्ट, उसका मीन निकालते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब मीन का सिग्निफिकेंस चेक किया जाता है तो वो जी टेस्ट होता है। फिर आता है काई स्क्वायर, यहाँ पर सैंपल यूज फॉर कंपेयरिंग अ सैंपल वेरिएंस विद अ थियोरेटिकल पॉपुलेशन वेरिएंस एंड फॉर गुडनेस ऑफ फिट। तो काई स्क्वायर टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर कंपेयर किया जाता है सैंपल वेरिएंस को, मतलब जो आपने सैंपल कलेक्ट किया है एक्चुअली में कलेक्टेड सैंपल और थियोरेटिकल पॉपुलेशन, यानी जो थ्योरी में मतलब हमने एक अजम्पशन के ऊपर जो हमने थियोरेटिकल पॉपुलेशन वेरिएंस निकाल लिया था, उसको कंपेयर किया जाता है कि इसमें कितना डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, एंड फॉर गुडनेस ऑफ फिट, मतलब फिर कंपेयर किया जाएगा कि जो आपका थियोरेटिकल पॉपुलेशन है वो आपके सैंपल वेरिएंस से कितना मिल रहा है, कितना डिफरेंस है। ठीक है, ये चेक किया जाता है। एफ टेस्ट में क्या होता है, यहाँ पर दो इंडिपेंडेंट सैंपल को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर डिपेंडेंट मतलब यहाँ पे कोई एजम्पशन नहीं है, दो सैंपल आपने लिया है, आपने वो दोनों सैंपल पॉपुलेशन से निकाले हैं और अब आप उन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। यहाँ पर क्यों कोई थियोरिटिकल वर्क नहीं है। अनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस होता है, एक स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है ये भी, जो डिटरमाइन करता है whether there is a significant difference among the means of 3 or more groups। अगर 3 ग्रुप है तो उनका मीन निकाला जाए, अगर बहुत सारे ग्रुप है तो उनका मीन निकाल करके उसमें चेक किया जाता है डिफरेंस। ठीक है, तो ये एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हो जाता है। अब टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस की अगर हम बात करें तो कितने टाइप्स के हाइपोथेसिस होते हैं। आपने एक स्टेटमेंट डाला है, बट वो स्टेटमेंट जो है वो किस टाइप का है, वो हाइपोथेसिस किस टाइप का है, ये हमें पता करना है। ठीक है, सबसे पहला होता है रिसर्च, जो कि है सब्सटेंटिव हाइपोथेसिस, स्टेटेड इन कंसेप्चुअल और वर्बल फॉर्म। ये वर्बल और कंसेप्चुअल फॉर्म में बोला जाता है। ठीक है, एक्सप्रेसेस एक्सपेक्टेड रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। ठीक है, अब यहाँ पर आपने एग्जाम्पल, देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन स्टडी हैबिट्स एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस। ये आपने एक स्टेटमेंट बनाया कि इफ अ स्टूडेंट स्टडी वेल, स्टूडेंट स्टडी गुड, देन ही और शी कैन परफॉर्म गुड इन एकेडमिक्स। ये आपने एक सब्सटेंसिव रिसर्च हाइपोथेसिस बना दिया। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है, वेरिएबल है, आपने मुंह से सॉरी वर्बल है, नॉट वेरिएबल, वर्बल है, आपने मुंह से बना दिया अजम्पशन के तौर पर, तो ये बन गया। ठीक है, फिर आता है स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। स्टैटिस्टिकल क्या होता है, जहां पर नंबर्स आ जाते हैं। ठीक है, एक्सप्रेस्ड इन स्टैटिस्टिकल फॉर्म, कैन बी टेस्टेड मैथमेटिकली, इसको मैथमेटिकली टेस्टेड किया जा सकता है। ठीक है, μ1 इज इक्वल टू μ2, अंडरस्टूड। ये इसका एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको बताया है कि आपने एक एग्जाम्पल रखा कि μ1 एक कोई वैल्यू है और वो इज इक्वल टू μ2 होगी। ठीक है, ये एक वैल्यू आपने हाइपोथेसिस निकाला है जो भी आप रिसर्च कर रहे हो, अंडरस्टूड। अब इसका दूसरा यानी ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होगा, μ1 इज नॉट इक्वल टू, ठीक है, ऐसा बन जाएगा μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, ये हो जाएगा इसका ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, तो ये क्या हुआ, जो हाइपोथेसिस आप एक्सप्रेस करते हो स्टैटिस्टिकल टर्म्स में, नंबर्स के टर्म्स में, और उसको मैथमेटिकली टेस्ट करना इजी होता है, वो स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस होता है। अच्छा, इसको मैथमेटिकल हम नहीं कर सकते ना, ये वाला जो स्टेटमेंट है इसको आप मैथमेटिकल वे में कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि ये तो वर्बल है, कॉन्सेप्चुअल है ना। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्सटेंसिव एंड स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। फिर आता है नल हाइपोथेसिस। मैंने आपको पहले बताया था नल हाइपोथेसिस जो होता है उसका फॉर्मूला ये है H0, स्टेट्स नो रिलेशनशिप और नो डिफरेंस। ये कोई रिलेशनशिप नहीं बता रहा है, कोई डिफरेंस नहीं बता रहा है। अज्यूम्स एनी ऑब्जर्व्ड इफेक्ट इज ड्यू टू चांस, ये कह रहा है कि कोई भी ऑब्जर्व्ड इफेक्ट जो है वो चांस की वजह से है। दिस इज द हाइपोथेसिस दैट रिसर्चर्स अटेम्प्ट टू रिजेक्ट।
ठीक है। अब ये कह रहा है, नल हाइपोथेसिस कह रहा है कि HO इज इक्वल टू μ1 इज इक्वल टू μ2। ये अजम्पशन है सिर्फ, ठीक है। अब ये अज्यूम किया जा रहा है कि एक्चुअल में पता करने की कोशिश करें कि ऐसा होता है ना, और वो रिजल्ट आने के बाद ही वो पता करते हैं। ये पहले से स्टेट कर दिया है और यही प्रूव करना है, ये जरूरी नहीं होता है ना। इसमें एक्चुअल में आपको पूरा काम करना पड़ता है, रिसर्च करके पता लगाना पड़ता है कि जो हमने हाइपोथेसिस रखा है वो सही है या नहीं है ना। इसको हम रॉन्ग प्रूव भी कर सकते हैं, क्योंकि नल हाइपोथेसिस गलत भी तो हो सकता है, ठीक है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज अपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ रिलेशनशिप और डिफरेंस। ये प्रेजेंस बताता है रिलेशनशिप और डिफरेंस। यहाँ पर हम डिफरेंस या रिलेशनशिप दोनों को स्टेट नहीं करते हैं, बट इसमें करते हैं, ठीक है। तो H1 इज टू μ1 इज नॉट इक्वल टू μ2, है ना। इसका अपोजिट हो गया, इसका ये अपोजिट हो गया, तो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो गया, ठीक है। H1 या H अल्फा भी कह सकते हैं इसको, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को। डायरेक्शनल हाइपोथेसिस स्पेसिफाइज डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप का डायरेक्शन बता देते हैं, उसे डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहा जाता है, ठीक है। H1 इज टू μ1 is greater than μ2. Student taught using method A perform better than using method B. मतलब कि मेथड ए वाले स्टूडेंट्स ने मेथड बी वाले स्टूडेंट्स जिनको पढ़ाया गया मेथड बी से, उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है। तो यहाँ पर एक डायरेक्शन मिल गया रिलेशनशिप का, यानी मेथड ए जो है वो ज़्यादा बेटर है मेथड बी से, है ना। फिर नॉन डायरेक्शनल आता है, डज नॉट स्पेसिफाई एनी डायरेक्शन, ओनली स्टेट डिफरेंस एग्जिस्ट्स, ठीक है। यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं लिया गया है, सिर्फ डिफरेंस बताया गया है दो मेथड में, ठीक है। कि फलाना स्टूडेंट्स को दो पार्ट में बांटा गया, एक को ए से पढ़ाया गया, एक को बी से पढ़ाया गया, और दोनों के ही जो रिजल्ट निकले वो काफ़ी वेरिएबल हैं। ऐसा नहीं है कि किसी ए में किसी सारे स्टूडेंट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बी में बहुत बुरा परफॉर्म किया। वेरिएबल्स निकल के आए हैं कि भाई दोनों ही मेथड के बाद में स्टूडेंट्स जो हैं बराबर परफॉर्म किया है दोनों ने, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। कुछ लोग जो हैं वो काफ़ी कम मार्क्स लेके आए, कुछ हैं जो बहुत ज़्यादा लेके आए। तो ये नॉन डायरेक्शनल है, यहाँ पर कोई डायरेक्शन नहीं निकल के आ रहा है। सिंपल हाइपोथेसिस इन्वॉल्व्स वन इंडिपेंडेंट एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल। एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक सिंपल हाइपोथेसिस में। स्मोकिंग अफेक्ट्स लंग कैपेसिटी, ठीक है। अब यहाँ पर डिपेंडेंट क्या है और इंडिपेंडेंट क्या है, तो यहाँ पर स्मोकिंग जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और लंग कैपेसिटी जो होती है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। स्मोकिंग अफेक्ट्स लंग कैपेसिटी, तो आप देखो कि लंग कैपेसिटी जो है वो स्मोकिंग के ऊपर डिपेंडेंट है ना। अगर आप स्मोक करोगे तो लंग्स खराब होंगे ही होंगे। इंडिपेंडेंट स्मोकिंग, है ना। कोई अगर पर्सन स्मोक कर रहा है तो वो इंडिपेंडेंटली कर रहा है, किसी वजह से नहीं कर रहा है, अभी वो ये स्टेटमेंट बता रहा है। अगर वो स्मोकिंग करेगा तो लंग कैपेसिटी उसकी खराब होनी है, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस इन्वॉल्व्स टू और मोर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स। यहाँ पर दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस में, ठीक है। डाइट एंड एक्सरसाइज इन्फ्लुएंस बॉडी वेट एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। ओके, अब यहाँ पर आप ये पता नहीं लगा सकते कि डाइट से रिलेटेड बॉडी वेट है या डाइट से रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, या एक्सरसाइज से रिलेटेड बॉडी वेट है या एक्सरसाइज से रिलेटेड कोलेस्ट्रॉल लेवल है। तो दो डिपेंडेंट वेरिएबल है और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो हाइपोथेसिस टेस्टिंग का स्कोप क्या है, कहाँ कहाँ यूज़ किया जा सकता है हाइपोथेसिस टेस्टिंग को। अगर हम सोशल साइंस का कोई रिसर्च कर रहे हैं, एजुकेशन, साइकोलॉजी, मेडिसिन, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग एंड नेचुरल साइंसेस, इन सब फील्ड्स में हम रिसर्च कर सकते हैं और यहाँ पर हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंस क्या है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का? प्रोवाइड साइंटिफिक वैलिडिटी, अवॉइड कंक्लूजन बेस्ड ऑन इंट्यूजन और बायसनेस, ठीक है। जब हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं तो हमें एक साइंटिफिक वैलिडिटी मिल जाती है ना। आपने एक हाइपोथेसिस फ्रेम किया है, बनाया है, फिर आपने उसके ऊपर टेस्टिंग करी है,
तो जो रिजल्ट निकल के आएगा वो उसकी एक्यूरेसी, उसकी वैलिडिटी बताएगा, ना कि आपने सिर्फ बना दिया है और उसके ऊपर आपने बोले कि नहीं, हाइपोथेसिस हमने बना दिया और ये ट्रू है, आपने टेस्टिंग कुछ करी नहीं है, ठीक है। तो एक साइंटिफिक वैलिडिटी मिल जाती है हाइपोथेसिस टेस्टिंग जब होती है। फैसिलिटेज डिसीजन मेकिंग, हेल्प्स एक्सेप्ट और रिजेक्ट अजम्पशंस ऑब्जेक्टिवली। आप डिसीजंस या अजम्पशंस को ऑब्जेक्टिवली एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिसीजन मेकिंग ईजी हो जाता है इससे। सपोर्ट थ्योरी टेस्टिंग, कन्फर्म्स और रिफाइंस एग्जिस्टिंग थ्योरीज। एग्जिस्टिंग थ्योरीज को या तो ये कन्फर्म करता है या उन्हें और रिफाइन कर देता है, ठीक है। तो थ्योरी टेस्टिंग भी हो जाती है। आपने देखा होगा कि कई लोग होते हैं ऐसे जो ऑलरेडी जिन पर टेस्टिंग हो चुकी है, जिन पर रिसर्च हो चुकी है, वो फिर से उस पर काम करना चाहते हैं। तो इस तरीके से होता यह है कि जो ऑलरेडी जिस पर रिसर्च हो चुकी है उस पर कोई दूसरा बंदा आकर के कंफर्म कर दे, अगर वो फिर से उस पर टेस्ट करे, हाइपोथेसिस बनाए, फिर से रिसर्च करे, हाइपोथेसिस को टेस्ट करे और रिजल्ट निकल के फिर से वही आए, तो अब क्या होगा, वो रिसर्च का जो रिजल्ट है वो और ज़्यादा वैलिड हो जाएगा, है ना। हम पढ़ते हैं ना बुक्स में कि ये फलाना फलाना एग्जाम्पल रिसर्चर का नाम और ये साथ में इन सब ने कंफर्म किया है कि ये वाली जो थ्योरी है वो ट्रू है ना। तो आप देखो कि अगर एक पर्सन बोलता है तो ठीक है, वो बोल रहा है, बट अगर 2-3 लोग उसके साथ में वो चीज़ कंफर्म कर रहे हैं तो क्या होता है, थ्योरी का सपोर्ट हो जाता है, फिर लोग उसको ज़्यादा मानने लगते हैं, लोग समझने लगते हैं कि हाँ भाई ये सही कह रहा है, ये तो ऐसे ही होना चाहिए, है ना। एग्जिस्टिंग को रिफाइन कर देता है। एनहांसेस रिसर्च प्रिसीजन, फोकस ऑन इन्वेस्टिगेशन ऑन स्पेसिफिक रिलेशनशिप। ये रिसर्च प्रिसीजन को और एनहांस कर देता है, इन्वेस्टिगेशन फोकस रहता है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर सैंपल कलेक्शन, डाटा कलेक्शन, टेस्टिंग जो है इस पर अगर काम हो रहा है तो रिलेशनशिप्स स्पेसिफिकली कैसे हैं वो हमें पता चल जाता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है, वेरिएबल है, क्या है, सब कुछ पता चल जाता है हमें, तो हम हर चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। enables generalization, helps infer population characteristics from samples, ठीक है। ये जनरलाइजेशन को enable कर देता है। पूरे पॉपुलेशन में से अगर आपने एक सैंपल निकाला है, ठीक है, तो अब आप डिपेंड्स अपॉन किस तरीके का सैंपल आपने निकाला है ना, सैंपल्स के टाइप हम बाद में पढ़ेंगे, बट इससे होता है कि टेस्ट करने के बाद में हमको पता चल जाता है कि हाँ अब ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो हर किसी के काम आ सकती है। जैसे कोविड के टाइम पर भी तो हुआ था, उसके पहले एक छोटी सी रिसर्च हुई होगी कि कोविड के जो वैक्सीन्स आए थे वो पहले से ही हमने सारे पॉपुलेशन पे यूज़ नहीं कर दिया, हमने कुछ लोगों पर यूज़ किया उसको, है ना। उसके बाद पता चला कि हाँ इट इज़ सेफ टू यूज़, नाउ इट कैन बी जनरलाइज्ड, अब इसको पॉपुलेशन में सब लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इससे होता ये है कि आपका जो रिजल्ट है वो जनरलाइज हो जाता है, वो सबके लिए सही होता है। अब हम बात करते हैं एरर इन हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ठीक है। हाइपोथेसिस टेस्ट करने के बाद भी एरर आ सकता है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली में एक सैंपल पर काम कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ पूरे पॉपुलेशन पर, है ना। पूरे पॉपुलेशन और सैंपल का जो डाटा होता है वो बहुत डिफरेंट होता है, ठीक है। तो कई बार रिस्क हो सकता है कि आपके डिसीजन इनकरेक्ट हो जाएं या स्टैटिस्टिकल एरर हो जाए, ठीक है। An error occurs when the researcher wrongly accepts or rejects the null hypothesis. अगर null hypothesis सही है और आपने उसे रिजेक्ट कर दिया then it is a error. अगर null hypothesis गलत है और आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया then it is a error, ठीक है। तो अब इस चीज़ को आप ऐसे समझो कि हमने एग्जाम्पल के तौर पर कोविड-19 के जो वैक्सीन है वो बन के आए हैं, ठीक है। अब उन्होंने कुछ लोगों पर, कुछ सैंपल्स पर उन्होंने टेस्ट करके इसको देख लिया, अंडरस्टूड। बट अब पर्टिकुलर पर्सन की बॉडी टू बॉडी की बनावट अलग होती है, वो हर पर्सन पर तो टेस्ट नहीं कर सकते थे, है ना। स्टिल थोड़ा बहुत एरर रहता है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो कंप्लेन करते हैं कि इंजेक्शन लेने के बाद में, वैक्सीन लेने के बाद में मुझे लग रहा है मेरी इम्यूनिटी और ज़्यादा कम हो गई है, कुछ कहते हैं मेरी कम थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है ना। कुछ बोलते हैं कि हमें इससे कुछ एलर्जीज जो है वो हो गई हैं उसके बाद से, पहले नहीं होती थी, है ना। तो इस तरीके का छोटा छोटा एरर और रिस्क तो है वो रहता है, उसे एरर ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग कहा जाता है। ऑल्दो स्टिल सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही बनाई जाती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये जो वैक्सीन आया ये गलत है, ये सही है, ये आना ज़रूरी था, ठीक है। बट मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर समझा रही हूँ कि ये रिस्क हो सकते थे, है ना, ये रिस्क हो सकते हैं, इसको माइंड में रख के ही रिसर्चर चलता है।
तो यहाँ पर इसीलिए हम पहले ही हाइपोथेसिस टेस्टिंग के एरर के बारे में पढ़ लेते हैं, ताकि जब हम टेस्ट करें और तब एरर आए तब रिसर्चर को प्रॉब्लम ना हो। अंडरस्टूड? अब देखो टाइप 1 एरर क्या होता है। ठीक है, टाइप 1 एरर इज इक्वल टू अल्फा एरर भी कहते हैं इसको। तो टाइप 1 एरर का डेफिनेशन ये है कि occurs when the null hypothesis is rejected even though it is true। जब null hypothesis true निकल के आता है, आपने सब टेस्ट वेस्ट वगैरह करवा लिए, ठीक है, और null hypothesis जो है वो सही निकल के आया है, बट अब क्या हो रहा है, स्टिल उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। इन अदर वर्ड्स देयर इज एन इफेक्ट व्हेन एक्चुअली देयर इज नन। ठीक है, इफेक्ट है बट एक्चुअली देयर इज नन। जो टेस्ट आपने किया है उसमें निकल के आया है बट एक्चुअली देयर इज नन। तो सिंबल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या कहता है यहाँ पर, कॉमन वैल्यू क्या निकल के है, अल्फा इज इक्वल टू 0.05 सिग्निफिकेंस ऑफ है, मतलब जो आपका नल हाइपोथेसिस है उससे वो सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, और 0.011% जो है वो उससे मिल रहा है, बट स्टिल यहाँ पर हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझो। अ रिसर्चर टेस्ट न्यू टीचिंग मेथड। एक रिसर्चर ने एक नई टीचिंग मेथड को निकाला। ठीक है, तो हाइपोथेसिस क्या कहता है, न्यू टीचिंग मेथड हैज नो इफेक्ट। अंडरस्टूड? बट रिजल्ट क्या निकला है, रिसर्चर कंक्लूड्स द मेथड इज इफेक्टिव, बट रियलिटी में मेथड एक्चुअली हैज नो इफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर जो था हमारा हाइपोथेसिस जो था, द न्यू मेथड हैज नो इफेक्ट, ये ट्रू था, ये रियलिटी था, बट रिसर्चर ने क्या कंक्लूड किया कि ये इफेक्टिव है। तो हुआ क्या, ये टाइप 1 एरर आया है ना। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, अगर आपने टाइप 1 एरर निकल के आ चुका है अब, तो फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आता है। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट मतलब रिजल्ट तो पॉजिटिव लग रहा है कि रिसर्चर कंक्लूड मेथड इज इफेक्टिव, हाँ इफेक्टिव है, रिजल्ट पॉजिटिव है, बट फॉल्स है, गलत है। ठीक है, रियलिटी में मेथड ने काम ही नहीं किया है, वेस्ट हो गए रिसोर्सेज, मे लीड टू इनकरेक्ट पॉलिसीज और ट्रीटमेंट और पॉलिसीज जो है वो इनकरेक्ट हो जाएंगी, सही नहीं बनेगी, है ना। अब टाइप 2 एरर में क्या होता है, टाइप 2 एरर में जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, सॉरी वो एक्सेप्ट हो जाता है जबकि वो गलत है। ठीक है, बीटा एरर भी बोलते हैं इसको, टाइप 2 एरर को, है ना। फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस या नल हाइपोथेसिस इज फॉल्स। यहाँ पर ये है, देयर इज नो इफेक्ट व्हेन एक्चुअली देयर इज, उल्टा उसका। वहां पर क्या था, इफेक्ट था, सॉरी इफेक्ट नहीं था बट बताया कि इफेक्ट है। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव, बट यहाँ पर इफेक्ट है बट बताया जा रहा है कि इफेक्ट नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझो। ड्रग हैज नो इफेक्ट, ये हाइपोथेसिस ने डाला कि ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं है। रिसर्चर ने फाइंड आउट किया, फाइंड्स नो सिग्निफिकेंट रिजल्ट। ठीक है, अब रिसर्चर को क्या मिला कि हाँ हाइपोथेसिस सही है, हमारा हाइपोथेसिस सही है, ठीक है, कि ड्रग का कोई इफेक्ट नहीं, बट एक्चुअली में ड्रग का इफेक्ट हुआ है। ठीक है, ड्रग का इफेक्ट हुआ है, तो हाइपोथेसिस जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया, ऑल्दो वो हाइपोथेसिस गलत है। यहां पर क्या करना था, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना था, तब सही होता। ठीक है, अब कॉन्सिक्वेंसेस इसके क्या होंगे, मिस्ड डिस्कवरीज, वैल्यूएबल ट्रीटमेंट्स और थ्योरीज इग्नोर्ड, लॉस ऑफ अपॉर्चुनिटी। जो ड्रग ने काम किया था, रिसर्चर ने उसको बता दिया कि इस ड्रग ने कोई काम नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब वैल्यूएबल ट्रीटमेंट जो है वो चला जाएगा, अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगी। अल्फा और बीटा का रिलेशनशिप कैसा होता है, यानी कि टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर का रिलेशनशिप कैसा होता है। टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, है ना, क्योंकि हमने देखा दोनों उल्टा है। ठीक है, ए में यहाँ पर क्या हो रहा है, फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट है। एक्चुअली में जो मेथड है स्टडी का, एग्जाम्पल बता रही हूँ, जो मेथड है स्टडी का वो काम नहीं कर रहा है, बट रिसर्चर ने बोला कि हाँ काम कर रहा है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारा नल हाइपोथेसिस जो है उसको हमने एक्सेप्ट कर लिया, ऑल्दो इट इज फॉल्स। वहीं इसका उल्टा हो गया यहाँ पर बी में, कि भाई आपने डाला कि काम नहीं कर रहा है और रिसर्चर ने बोला कि हाँ काम नहीं कर रहा है, बट एक्चुअली में तो काम कर दिया है, तो यहाँ पर उल्टा हो गया उसका।
ठीक है। डिक्रीजिंग अल्फा यूजली इंक्रीजेज बी, अगर आप इसको कम करोगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा, विच इज़ ऑब्वियस क्योंकि इन्वर्सली रिलेटेड है। एक का वैल्यू अगर कम होगा तो दूसरे का वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगा। बोथ कैन नॉट बी मिनिमाइज्ड साइमल्टेनियसली विदाउट इंक्रीजिंग सैम्पल साइज, दोनों को आप मिनिमाइज नहीं कर सकते साइमल्टेनियसली जब तक कि सैम्पल साइज बड़ा नहीं हो जाता। ठीक है। कॉजेस क्या होते हैं एरर्स के? टाइप 1 एरर का कॉज क्या होता है? वेरी हाई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, हाई लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो बहुत हाई निकल के आ चुका है। ठीक है। मल्टीपल टेस्टिंग, अगर टेस्टिंग कई बार हो चुकी है तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकल के आ जाता है। रिसर्चर बायस, रिसर्चर ने कहा है कि नहीं ये तो काम करना चाहिए और उसने कंक्लूड कर दिया ये तो काम करेगा ही, इसने तो काम किया ही है, बट ऑल्दो उसने तो काम किया ही नहीं है। ठीक है। अब ये रिसर्चर बायस है, उसने टेस्ट वेस्ट को नहीं माना, टेस्ट में निकल के आया भी, उसको दिख भी रहा है कि काम नहीं किया है, बट स्टिल ठीक है, तो रिसर्चर बायस हो गया। टाइप 2 कब होता है? जब सैंपल साइज छोटा होता है, स्टैटिस्टिकल पावर बहुत लो होती है और मेजरमेंट टूल्स जो होते हैं वो सही से काम नहीं करते, तब इस तरीके की प्रॉब्लम निकल के आती है, टाइप 2 एरर निकल के आता है। इसको मिनिमाइज कैसे किया जाए? इंक्रीज सैंपल साइज, अगर हम सैंपल साइज को इंक्रीज करेंगे तो टाइप 2 एरर डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है। चूज अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, अल्फा इज लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, तो ये क्या करता है? कंट्रोल करता है टाइप 1 एरर को। इम्प्रूव रिसर्च डिज़ाइन, रिसर्च डिज़ाइन अगर आपने इम्प्रूव करी है तो दोनों को रिड्यूस किया जा सकता है। पावरफुल टेस्ट्स अगर किए हैं तो इंक्रीजेस डिटेक्शन, टाइप एरर है भी या नहीं ये भी डिटेक्ट करना पड़ता है ना, तो डिटेक्टिंग भी ईजी हो जाता है अगर पावरफुल टेस्ट यूज़ किए हैं तो। कंट्रोल एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स, इंप्रूव एक्यूरेसी, कई बार एक्सट्रेनियस वेरिएबल यानी कि जिन वेरिएबल्स पर हम काम नहीं भी कर रहे हैं वो बाहर से आकर के टेस्ट को खराब कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? अब अगर हम उस पर भी काम करें, उनको कंट्रोल करके रखें, तो हमारी एक्यूरेसी यहाँ पर इम्प्रूव हो जाएगी। अब डिसीजन आउटकम, ये जो टेबल है इसको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में आप बिठा लो। ठीक है। अगर ये आपके दिमाग में बैठ गया तो आप टाइप 1 टाइप 2 एरर से रिलेटेड क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है। डिसीजन क्या निकल के आया? रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस आपने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन अगर हाइपोथेसिस ट्रू है तो ये टाइप 1 एरर हो जाएगा। ठीक है। हाइपोथेसिस, ये डिसीजन निकल के आया है, डिसीजन निकला है। ठीक है। डिसीजन ये निकला है कि नल हाइपोथेसिस सही नहीं है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सही है। ठीक है। तो एक्चुअल में लेकिन क्या है? यहाँ पर नल हाइपोथेसिस सही है, तो क्या हुआ? टाइप 1 एरर आया। ठीक है। वहीं अगर डिसीजन निकल के आया कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया गया, नल हाइपोथेसिस सही नहीं है और नल हाइपोथेसिस फॉल्स है, तो ये करेक्ट डिसीजन हुआ, है ना। अब यहाँ पर आपने नल हाइपोथेसिस, अब दूसरा डिसीजन ये है कि नल हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है और नल हाइपोथेसिस ट्रू है, ट्रू है एक्सेप्ट कर लिया है तो सही डिसीजन है। लेकिन अगर ट्रू है, सॉरी आपने फॉल्स है एक्सेप्ट कर लिया आपने पर हाइपोथेसिस फॉल्स है, तो ये टाइप 2 एरर आ जाता है। ठीक है। रिजेक्ट किया है हाइपोथेसिस सही है तो टाइप 1 एरर, एक्सेप्ट किया है हाइपोथेसिस फॉल्स है तो टाइप 2 एरर। चलो अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं रिलेटेड टू हमारे रिसर्च हाइपोथेसिस टॉपिक से रिलेटेड है। ठीक है। क्वेश्चन जो फर्स्ट मैंने लिया है जून 25 के पेपर से लिया है, ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज अप्रोप्रिएट फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ नॉमिनल डाटा। ठीक है। अब डाटा कितने टाइप्स के होते हैं? डाटा 4 टाइप के होते हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो। ठीक है। नॉमिनल में क्या होता है? यहाँ पर कैटेगरीज डिसाइड नहीं होती, ऊपर नीचे आगे पीछे कहीं पर भी। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप इसको ऐसे समझो कि मैंने एक डाटा निकाला है, एक क्लास में 2 बच्चे हैं, एक क्लास में 4 बच्चे हैं, एक क्लास में 1 बच्चा है, एक क्लास में 5 बच्चे हैं। ठीक है। अब देखो कि ये डाटा कैसा लग रहा है आपको? ये अरेंज्ड फॉर्म में लग रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर या किसी फॉर्म में लग रहा है ये, है ना। कहीं पर भी कुछ एक फॉर्म में नहीं है, बस क्लास मैंने डाल दी कि फलाना क्लास में 2 है, फलाना क्लास में 4 है, कहीं 1 है, कहीं 5 है ना। तो दिस इज नॉमिनल डाटा, जहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है आता है, बट डजेंट डिपेंड अपॉन की जो वैल्यूज हैं
वो आपकी प्रॉपर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं है या फिर एक पर्टिकुलर पैटर्न में नहीं है, ठीक है, ये कहलाता है नॉमिनल डाटा। अंडरस्टूड। अब काई स्क्वायर टेस्ट जो है वो यूज होता है नॉमिनल के लिए, ठीक है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस ऑफ नॉमिनल डाटा। जी टेस्ट और टी टेस्ट में मीन की जरूरत पड़ती है, और जहाँ मीन की जरूरत पड़ती है वहां पर ये कैटेगरीज जो होती है ना अरेंज करना पड़ता है, ठीक है, छोटे से बड़ा या फिर जो इंटरवल टाइम इंटरवल्स के हिसाब से होते हैं ऑर्डिनल या इंटरवल की जब हम बात करते हैं तब जी टेस्ट और टी टेस्ट आता है। और एनोवा क्या है, ये तो वेरिएंस को कंपेयर करता है ना, ठीक है। तो काई स्क्वायर यहाँ पर हमारा आंसर है। लेट्स चेक विच इज करेक्ट। नॉमिनल डाटा मीन्स कैटेगरीज विद नो न्यूमेरिकल वैल्यूज। यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं भी होती, हो भी सकती है वैसे नॉमिनल में। जेंडर, फैब्रिक टाइप, यस, नो, डिफेक्ट, प्रेजेंट, एब्सेंट, इस तरीके के टेस्ट का एनालिसिस कौन करता है, काई स्क्वायर टेस्ट करता है। कंपेयर करते हैं हम फ्रीक्वेंसीज को, मीन्स को नहीं। जी टेस्ट मीन्स पर काम करता है, टी टेस्ट मीन्स पर काम करता है, ठीक है। मीन्स कहाँ आता है, जहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज आती हैं, तो जी टेस्ट टी टेस्ट के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू जरूरी होती है। अनोवा मल्टीपल मीन्स को कंपेयर करता है, वेरिएंसेस को कंपेयर करता है, ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल डाटा होता है। तो यहाँ पर सिर्फ काई स्क्वायर टेस्ट है जो कि टेस्ट एसोसिएटेड विद द नॉमिनल डाटा, यानी यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं भी होगी तो भी ये टेस्ट काम करेगा। क्वेश्चन 2 जून 25 के पेपर से ये भी लिया गया है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइपोथेसिस आर ट्रू। इनमें से कौन से स्टेटमेंट हैं जो कि हाइपोथेसिस के लिए ट्रू हैं, सही कहे गए हैं, ठीक है। हाइपोथेसिस इज अ प्रिपोजिशन दैट इज स्टेटेड इन अ टेस्टेबल फॉर्म, ये ट्रू है। इट प्रिडिक्ट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, ये थोड़ा सा डाउट लग रहा है, इसको अभी छोड़ देते हैं। इट इज एसेंशियल टू हैव अ हाइपोथेसिस इन रिसर्च स्टडी, हाँ बिल्कुल एसेंशियल है। नल हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, ये भी हमने पढ़ा था, इसमें नो डिफरेंस होता है, बल्कि उल्टा इसका अगर ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं वहां पर डिफरेंस होता है। हाइपोथेसिस ब्रिंग्स क्लैरिटी, स्पेसिफिसिटी एंड फोकस टू अ स्टडी विच इज ट्रू, ठीक है। बट ये रिलेशनशिप्स को प्रिडिक्ट नहीं करता बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स, वो टेस्ट करते हैं, ठीक है, टेस्ट का काम होता है रिलेशनशिप बताना, हाइपोथेसिस का नहीं होता, ठीक है। तो हमारा आंसर है ए, सी, डी और ई, विच इज फोर्थ वन। चेक करते हैं जो कि सही है, ठीक है। हाइपोथेसिस प्रिपोजिशन है एक, पहले एक स्टेटमेंट आपने डाला, उसका उसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। इफ इट कान बी टेस्टेड इट्स फिलोसफी नॉट रिसर्च, अगर इसको टेस्ट नहीं किया जा सकता तो वो फिलोसफी होती है, रिसर्च नहीं होती। ये प्रिडिक्ट करता है, रिलेशनशिप को नहीं करता, ठीक है, नहीं करता, टेस्ट बताते हैं रिलेशनशिप को, हाइपोथेसिस नहीं बताता। इट इज़ एसेंशियल टू हैव अ हाइपोथेसिस इन रिसर्च, बिल्कुल ज़रूरी है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग रिसर्च होती है। नल हाइपोथेसिस इज अ हाइपोथेसिस ऑफ नो डिफरेंस, बिल्कुल सही है। डिफाइनिंग जॉब अज्यूम नथिंग इज हैपनिंग, नल इसीलिए कहा गया है। हाइपोथेसिस ब्रिंग्स क्लैरिटी, स्पेसिफिसिटी एंड फोकस ऑफ द स्टडी, ठीक है। ये टेक्स्ट बुक रिसर्च मेथडोलॉजी है, मतलब कि आप अगर कहीं भी पढ़ेंगे तो आपको हाइपोथेसिस के बारे में क्या पता चलेगा कि हाइपोथेसिस क्लैरिटी लाता है, स्पेसिफिसिटी लाता है और फोकस बना के रखता है स्टडी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिसंबर 24 के पेपर से, ये दो लिस्ट दी गई है यहाँ पर, है ना। हाइपोथेसिस, ट्रू हाइपोथेसिस इज ट्रू, नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, false null hypothesis is accepted, false alternative hypothesis is accepted, both null and alternative are accepted, ठीक है। अब वो टेबल आप याद करो जिसको मैंने कहा था आपको, अगर आप ये टेबल अच्छे से याद कर लोगे तो आप टाइप 1 टाइप 2 एरर को बहुत अच्छे से समझ जाओगे, है ना। बस ये वही टेबल है, ऐसा समझो, ठीक है। अब ये पहला स्टेटमेंट जो वो कह रहा है ट्रू नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, नल हाइपोथेसिस है, ट्रू है और उसे एक्सेप्ट किया, तो ये सही डिसीजन है ना। ए का यहाँ पर 1 मिल रहा है, ए का 1, अभी ये थर्ड वाला जो हमारा ऑप्शन है इससे मैच कर रहा है, और चेक कर लेते हैं। फॉल्स नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड, जब नल हाइपोथेसिस फॉल्स हो फिर भी उसे एक्सेप्ट किया गया है तो ये किस तरीके का एरर होता है, ये टाइप 2 एरर होता है, ठीक है। वहीं अगर नल हाइपोथेसिस ट्रू हो और फिर उसे रिजेक्ट किया गया हो तो क्या होता है, टाइप 1 एरर होता है। उसका उल्टा क्या है, फॉल्स ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, उसको एक्सेप्ट किया है तो ये टाइप 1 एरर हो गया, ठीक है। आया समझ में।
उल्टा करके देखा ना तो समझ में आया। वहीं अगर यहाँ पे लिखा होता ट्रू हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड, तो ये टाइप 1 एरर होता। ठीक है, ये उसका उल्टा स्टेटमेंट है। बहुत ध्यान से देखना, वही मीनिंग होता है, बट यहाँ पर नेट क्या करता है, आपके दिमाग के साथ में खेलता है। ठीक है, ध्यान से पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे। बोथ नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस आर एक्सेप्टेड, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। दोनों में से दोनों एक्सेप्ट नहीं हो सकते, रिजल्ट एक ही निकल के आता है, तो ये इनवैलिड कंडीशन है। ठीक है, ये देखो मैंने वही टेबल यहाँ पर लगा दिया है, तो आप समझ जाओ। हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया अगर ट्रू है तो भी, तो टाइप 1 एरर हुआ। हाइपोथेसिस रिजेक्ट किया अगर फॉल्स है तो करेक्ट डिसीजन हुआ। फॉल्स है रिजेक्ट किया, पर अगर एक्सेप्ट किया, अगर ट्रू है तो करेक्ट डिसीजन हुआ, और अगर फॉल्स है फिर भी एक्सेप्ट किया तो टाइप 2 एरर आया। ठीक है, तो अभी आपने पीछे वाले स्लाइड में जस्ट अभी हम ये क्वेश्चन फिर सॉल्व करके आ रहे हैं, और हमने उसमें देखा टाइप 1 एरर कब आता है, जब नल हाइपोथेसिस सही होता है फिर भी उसे रिजेक्ट किया जाता है। ठीक है, ये है टाइप 1 एरर। नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करना जब वो ट्रू है, ये करेक्ट डिसीजन है। ठीक है, और रिजेक्ट करना नल हाइपोथेसिस को जब वो ट्रू नहीं है, ये भी करेक्ट डिसीजन है। ठीक है, रिजेक्टिंग करना नल हाइपोथेसिस को, है ना, और एक्सेप्ट करना नल हाइपोथेसिस को व्हेन इट इज नॉट ट्रू, ये एक्चुअली में टाइप 2 एरर है। ठीक है, टाइप 2 एरर है ये देखो समझ आ जाएगा आपको यहाँ पर, है ना। रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस टाइप 1 एरर, एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू करेक्ट डिसीजन, रिजेक्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट ट्रू करेक्ट डिसीजन, एंड एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज नॉट ट्रू इट इज टाइप 2 एरर। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जून 24 के पेपर से है। यहाँ पर टेस्ट दिए गए हैं और उनका डिस्क्रिप्शन बताना है। ठीक है, कौन कौन से टेस्ट हैं, वो किस लिए यूज़ होते हैं। तो हमने देखा था टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, जी टेस्ट, अनोवा, है ना। तो पहले टी टेस्ट देखते हैं। टी टेस्ट किस लिए होता है, ये यूज़ होता है, यूज फॉर जजिंग सिग्निफिकेंस बिटवीन मीन्स ऑफ टू सैम्पल, दो सैंपल के मीन्स के बीच का लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस चेक किया जाता है। ठीक है, ये टी टेस्ट होता है, अंडरस्टूड। फिर आया था हमारा एफ टेस्ट, सॉरी फिर आया था जी टेस्ट। चलो देख लेते हैं जी टेस्ट कौन सा है। जी टेस्ट यूज फॉर कंपेयरिंग वेरिएंस ऑफ टू इंडिपेंडेंट सैंपल्स, दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स के बीच का वेरिएंस चेक करता है एफ टेस्ट। ठीक है, ये इसका है, टी टेस्ट का ये है। यूज फॉर जजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ सेवरल स्टैटिस्टिकल मेजर पर्टिकुलरली मीन। ठीक है, ये वाला जो है ये जी टेस्ट का है। और यूज्ड फॉर कंपेयरिंग अ सैम्पल वेरिएंस टू अ थियोरेटिकल पॉपुलेशन वेरिएंस, थियोरेटिकल पॉपुलेशन वेरिएंस जिसमें मैंने अभी डिस्कस किया था हमने काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में, जहाँ पर थियोरेटिकल पॉपुलेशन वेरिएंस होता है ना। यहाँ पर नॉमिनल स्केल पर बात होती है, तो ये काई स्क्वायर टेस्ट है। ठीक है, तो जी टेस्ट किस काम आता है, सेवरल स्टैटिस्टिकल मेजर के मीन को सिग्निफिकेंस निकाला जाता है। यहाँ पर बहुत सारे स्टैटिस्टिकल मेजर्स होते हैं। टी टेस्ट में दो सैंपल्स होते हैं और उनके बीच में होता है। एफ टेस्ट में कंपेयरिंग होता है वेरिएंस का दो इंडिपेंडेंट सैंपल्स के बीच में। और काई स्क्वायर टेस्ट में हम क्या करते हैं, थियोरेटिकल पॉपुलेशन वेरिएंस को चेक करते हैं। ठीक है, थियोरेटिकल वे में काम होता है, तो आंसर है हमारा फर्स्ट वाला। चलो चेक करते हैं, करेक्ट है। ठीक है, यूज्ड टू जज द सिग्निफिकेंस ऑफ सेवरल स्टैटिस्टिकल मेजर्स पर्टिकुलरली द मीन, यहाँ पर लार्ज सैंपल्स काम आते हैं। ठीक है, टी टेस्ट में स्मॉल सैंपल्स, इसको ऐसे याद कर सकते हो आप, अगर लार्ज सैंपल है तो जी टेस्ट होता है, स्मॉल सैंपल है तो टी टेस्ट होता है। ठीक है, गुडनेस ऑफ फिट या सैंपल वेरिएंस होता है, थियोरेटिकल पॉपुलेशन की बात हो रही है तो काई स्क्वायर टेस्ट होता है। और दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स सैंपल्स जो होते हैं उनका वेरिएंस कंपेयर किया जाता है तो एफ टेस्ट होता है। ओके, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। और यहाँ पर 4th यूनिट ख़त्म हो रही है, जल्दी से 5th यूनिट का मैं वीडियो लेकर के आऊँगी। तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, नचोनेट को सब्सक्राइब कीजिए नहीं किया है अभी तक तो, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन सो दैट यू नेवर मिस एनी अपडेट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।